नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में मारे गए अपराधी की जाति पर सियासत हुई। सुल्तानपुर में डकैती का आरोपी अनुज प्रताप सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने लूट का माल बरामद कर लिया। इस मामले में 14 में से 2 डकैत मारे जा चुके हैं। 9 डकैत जेल में हैं, 3 फरार हैं। पहला एनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ था। उस समय आपको याद होगा अखिलेश यादव ने कहा था मंगेश यादव था, इसलिए पुलिस ने उसे मार डाला। आज अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ। अनुज राजपूत जाति से था, तो अखिलेश यादव की पार्टी ने कहा अब योगी एनकाउंटर में जाति का संतुलन बैठाने में लगे हैं। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई कि महाराष्ट्र के बदलापुर में छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। तो क्या अब महाराष्ट्र के इस केस में भी जाति देखी जाएगी? नौकरियों में, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, ऐसे कई मामलों में विरोधी दलों के नेता जाति देखें, जाति के नाम पर सियासत करें, ये ठीक है। लेकिन क्या चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या, गैंगरेप जैसे गंभीर अपराध करने वालों की भी जाति देखी जानी चाहिए? क्या पुलिस किसी अपराधी पर गोली चलाने से पहले उसकी जाति पूछे? क्या अपराध की गंभीरता जाति देखकर तय होती है? क्या सियासत में सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे के कोई मतलब नहीं है? क्या सरकार और पुलिस को अपराधियों के एनकाउंटर पर भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा? ये बड़े सवाल हैं जिनकी चारों तरफ चर्चा है। और बड़े सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीने से हर मुद्दे को जाति के चश्मे से देखा जाने लगा है। विपक्ष की रणनीति क्या है और क्रिमिनल्स की जाति देखकर उनका सपोर्ट करना, पुलिस को घेरना समाज के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज यूपी में हुआ क्या और योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के आरोपों का किस अंदाज में जवाब दिया। असल में यूपी पुलिस की एसटीएफ ने 1 लाख के नामी अनुज प्रताप सिंह को आज सुबह सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अनुज प्रताप सिंह सुल्तानपुर में ज्वेलर के यहां करोड़ों की डकैती के मामले में वांटेड था। पुलिस को खबर मिली कि डकैती के 2 आरोपी उन्नाव के अचलगंज थाने के इलाके में देखे गए हैं। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर एसटीएफ ने घेराबंदी की। सुबह करीब 4 बजे 2 संदिग्ध बाइक पर दिखाई दिए। वो पुलिस को देखकर भागे। पुलिस ने पीछा किया तो बाइक पर सवार अपराधियों ने एसटीएफ की टीम पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी और वो वहीं गिर गया। दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए घायल अपराधी की पहचान सुल्तानपुर डकैती मामले के मोस्ट वांटेड अनुज प्रताप सिंह के तौर पर हुई। पुलिस अनुज को उन्नाव के जिला हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। इस खबर की बहुत सारी डिटेल्स मेरे पास हैं, वो आपको दिखाएं। उससे पहले मैं आपको यूनाइटेड नेशंस लिए चलता हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
संबोधित कर रहे हैं यूएन को। शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनाइटेड नेशंस में 2 दिन का समिट चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे संबोधित कर रहे थे, जिसका लाइव प्रसारण मैंने आपको दिखाया। इस समिट में दुनिया के फ्यूचर का एजेंडा क्या हो, इस पर विचार हो रहा है और यही भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि भविष्य में दुनिया का एजेंडा क्या हो, कैसे सब देश मिलकर उस एजेंडे पर काम करें। और अब उस खबर की तरफ फिर से लौटते हैं जिसका जिक्र इस संबोधन से पहले मैं आपको कह रहा था। यह खबर है अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर में मारे जाने की। पुलिस का दावा है कि अनुज प्रताप सिंह उन 14 अपराधियों में शामिल था जिन्होंने 28 अगस्त को सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स के यहां डकैती डाली थी। अनुज प्रताप अमेठी जिले के जनापुर गांव का रहने वाला था। 2 हफ्ते पहले यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने सुल्तानपुर केस के सीसीटीवी की तस्वीरें मीडिया के साथ शेयर की थी और उस समय उन्होंने बताया था कि अनुज प्रताप भी डकैती की वारदात के वक्त ज्वेलर की शॉप के अंदर गया था। उसने नकाब से अपना चेहरा ढक रखा था। वारदात के बाद से वो फरार था और एसटीएफ उसको तलाश रही थी। उसके खिलाफ सूरत में भी डकैती का एक केस दर्ज है जिसमें वो 8 महीने के बाद जमानत पर बाहर आया था। लेकिन परिवार का कहना है कि अनुज को फंसाया गया है, वो बेकसूर है। सूरत के केस में जमानत मिलने के बाद वो मई में घर आया था। 4 जून को वापस सूरत चला गया था और पुलिस ने उसे सुल्तानपुर में डकैती के फर्जी केस में फंसा दिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि अनुज प्रताप सूरत नहीं गया था। उसने सुल्तानपुर में डकैती के मास्टरमाइंड विपिन सिंह और विनय शुक्ला के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। कल हुए एनकाउंटर में शामिल एसटीएफ के कमांडो रवि वर्मा ने बताया कि कल अनुज प्रताप सिंह ने पुलिस पर फायरिंग की। रवि वर्मा ने बताया कि उन्हें सीने पर गोली लगी, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए बच गए और जवाबी फायरिंग में अनुज प्रताप मारा गया। मुठभेड़ के दौरान मुलजिम को पकड़ने के लिए हम लोग तालाबंदी लगाए थे। इसको पकड़ने के लिए टीम दोनों साइड से लगी थी। जब टीम को अपनी तरफ मुलजिम आते हुए देखा तो भागने की कोशिश किया, जिसको हम लोग दौड़ा करने के लिए आगे बढ़े तो वो फायरिंग करने लगा और फायरिंग में मुझे गोली लगी हुई थी सामने से। आपको गोली कहाँ लगी? सामने से सीने की तरफ।
जी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे जिसका मुझे फायदा मिला, लाभ मिला, जिससे 2 लोग बाइक से। लेकिन अनुज प्रताप सिंह का परिवार इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है। अनुज प्रताप सिंह की बहन अमीषा सिंह ने कहा कि पुलिस ने उनके भाई को पकड़कर मार दिया और एनकाउंटर की झूठी कहानी गढ़ दी। लेकिन अमीषा सिंह ने यह माना कि उसके भाई को विपिन सिंह और विनय शुक्ला ने बहकाया था। ये दोनों भाई से मिलने घर आए थे, इसलिए अब बाकी सभी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं, तो सबका एनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से एनकाउंटर कर दिया। विपिन सिंह हैं और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे ना, ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो एनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए, कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि STF वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं। हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह ने अपने बेटे के एनकाउंटर के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया। धर्मराज ने कहा कि 5 सितंबर को मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से ही अखिलेश यादव बार बार यही कह रहे थे कि मंगेश को पुलिस ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो यादव था। अब अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक मिल गई होगी, क्योंकि आज उनके बेटे का भी एनकाउंटर हो गया और वो जाति से ठाकुर था। धर्मराज ने कहा उनके बेटे के खिलाफ सिर्फ एक केस था, फिर भी उसको मार दिया, जबकि 30-35 केस वाले अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों के इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था ये? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक पिता की बात आपने सुनी, उनका दर्द सुना, लेकिन राजनीति बहुत क्रूर होती है। समाजवादी पार्टी ने अनुज प्रताप के एनकाउंटर को बैलेंसिंग एक्ट करार दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठे थे, इसलिए अब STF ने एक राजपूत का एनकाउंटर करके जाति का बैलेंस करने की कोशिश की। अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आप सोच सकते हैं कि एक लूट में कितनी थ्योरी लेकर के STF आ रही है। पहले कहते हैं हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, फिर कह रहे हैं मुख्य आरोपी को हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फिर मुख्य आरोपी को आपने इनकाउंटर कर दिया, आप फिर एक इनकाउंटर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनकाउंटर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, वो किसी भी जाति का हो। आप सब कुछ जबरन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जबरन रिटायरमेंट कर रहे हैं, जबरन ट्रांसफर कर रहे हैं, जबरन अपनी पार्टी में लोगों को शामिल कर रहे हैं, जबरन आप FIR कर रहे हैं, जबरन इनकाउंटर कर रहे हैं। तो ये जो STF की थ्योरी है ना, जिस मंगेश यादव के हत्याकांड में फंस गई है, अब ये लगातार अपनी थ्योरी में फंसती जा रही है। समाजवादी पार्टी के इस आरोप का जवाब दिया योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने। राजभर ने कहा, अपराधियों की जाति देखने वाले अखिलेश यादव अब बताएं कि अनुज प्रताप का एनकाउंटर सही है या गलत। अब दूसरा एक ठाकुर मारा गया है,
अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है। अब तो वही बता सकते हैं क्योंकि उसके वो मास्टर हैं। इस तरह का बयान वो दिए हैं कि पुलिस ने गलत किया है, तो अब बतावें कि इसमें भी पुलिस ने गलत किया है कि सही किया है, ये तो वही बता सकते हैं। क्योंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। एनकाउंटर के बाद जब सरकार की तरफ से अखिलेश पर सवाल दागे गए तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि कमजोर लोग एनकाउंटर की ताकत दिखाते हैं। अखिलेश ने लिखा, फर्जी एनकाउंटर किसी का भी हो गलत है। योगी की सरकार हिंसा और खून से यूपी की इमेज खराब करना चाहती है, लेकिन जनता चुनाव में बीजेपी को इसका जवाब देगी। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा, पहले की सरकारें जाति के नाम पर अपराधियों, गुंडों और माफिया से सांठ-गांठ करती थी, लेकिन उनकी सरकार ने इस नेक्सस को खत्म कर दिया। योगी ने कहा कि यूपी में बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके गुनाहों का हिसाब कानून के मुताबिक होगा। हमने जाति खेमे के आधार पर बांटने का प्रयास कभी नहीं किया। हम मानते हैं समाज में विषवमन करने का नहीं, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का होना चाहिए। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। यह बहस तो अनंत काल से चल रही है कि क्या किसी अपराधी का एनकाउंटर करना सही है या गलत। लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें एक नया एंगल जोड़ दिया है। वो पूछते हैं कि अगर अपराधी यादव है या मुसलमान है तो ही उसका एनकाउंटर क्यों होता है? दूसरी जाति के अपराधी को पुलिस की गोली क्यों नहीं लगती? सवाल जायज है। इस बैकग्राउंड में आज जिस अपराधी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई है उसके पिता का एक वाक्य अब तो अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक पहुंच गई होगी, बहुत कुछ कहता है। मैं तो मानता हूं कि अपराधी की न तो कोई जाति होती है न कोई मजहब। किसी जाति में, किसी धर्म में यह नहीं सिखाया जाता कि गुंडागर्दी करो, लूट मार करो, किसी की जान लो। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में बार बार एनकाउंटर में मारे जाने वालों की जाति पूछी गई तो मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से अब तक के एनकाउंटर्स के फिगर्स निकालो। फिगर सामने आई तो पता चला कि 7 साल में यूपी में 207 अपराधी एनकाउंटर्स में मारे गए। इन अपराधियों में 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर,
17 जाट और गुजर, 16 यादव, 14 दलित, 3 ट्राइबल, 2 सिख, 8 ओबीसी और 42 दूसरी जातियों के थे। इसलिए यह कहना तो गलत होगा कि यूपी की पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर करती है, लेकिन राजनीति के मैदान में यह सब नहीं देखा जाता। सब लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, खुलकर करते हैं। इसलिए यह इशू बार बार बनेगा, बार बार उठेगा। महाराष्ट्र में भी आज एक एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में बदलापुर में नाबालिग बच्चियों से रेप का आरोपी अक्षय शिंदे मारा गया। पता चला कि अक्षय शिंदे को क्राइम ब्रांच की टीम आज मुंबई की तलोजा जेल से बदलापुर लेकर जा रही थी। इस दौरान अक्षय ने एक पुलिस वाले की बंदूक छीन ली, 3 राउंड फायरिंग की। जवाब में वैन में मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी ने अक्षय पर फायर किया। गंभीर हालत में अक्षय को कलवा के छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अक्षय शिंदे को बगलापुर के स्कूल में छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत हरकतें करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अक्षय की वाइफ ने भी उस पर सेक्सुअल असॉल्ट के इल्जाम में केस दर्ज कराया था। इसी केस में पुलिस पूछताछ के लिए अक्षय शिंदे को जेल से बदलापुर पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, लेकिन मुंब्रा बाईपास के पास अक्षय ने एक अधिकारी की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग कर दी। इसमें पुलिस वाले को भी गोली लगी है और जवाबी कार्रवाई में अक्षय की मौत हो गई। हालांकि अभी इस एनकाउंटर को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। शरद पवार, नाना पटोले, सुप्रिया सुले सब ने एनकाउंटर पर शक जताया। शरद पवार ने ट्वीट करके आरोपी को दूसरे मामले में रिमांड पर देने के फैसले पर ही सवाल उठाए। कांग्रेस के नेता विजय वटेटीदार ने कहा कि पुलिस की कहानी किसी के गले नहीं उतर रही। हो सकता है कि स्कूल के लोगों को बचाने के लिए एनकाउंटर किया गया हो। इसीलिए मां विकास आघाड़ी के नेता कल गवर्नर से मिलकर जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करेंगे। आज जो घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए यह प्रयास भी किया जा सकता है। तो इसकी जांच, ये कानूनन जांच, न्यायिक जांच ये होनी चाहिए। हम कल गवर्नर से, सीएम से, होम मिनिस्ट्री से सबको हम इस बात को लेकर लेटर लिखेंगे, मांग करेंगे। अगर महाराष्ट्र की महायुति सरकार इस प्रकरण को सीरियसली नहीं लेती, हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहले विपक्ष के यही नेता आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे थे और अब वही नेता एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस को सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी, जिसमें अक्षय शिंदे की मौत हो गई। इस पर सियासत करना ठीक नहीं है। पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। कि अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा इसमें शक करने जैसी कोई बात है ही नहीं। इस घटना में पुलिस का एक अफसर घायल हुआ है। पुलिस ने जो भी एक्शन लिया वो सेल्फ डिफेंस में लिया। गोली चलाने के अलावा पुलिस के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर
उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। मुंबई पुलिस के इतिहास में एनकाउंटर तो कोई नई चीज नहीं है। एक जमाने में तो मुंबई पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, लेकिन वो सारे ऑपरेशन माफिया के खिलाफ होते थे। बदलापुर का केस एक अलग तरह का केस है। एक तो एनकाउंटर में मारे जाने वाले अक्षय के खिलाफ नाबालिग बच्चियों से बलात्कार का आरोप था, जिसको लेकर इस इलाके के लोगों में बहुत नाराजगी थी। दूसरी बात, अक्षय शिंदे पर और भी कई सारे केस थे, इसलिए पुलिस की बात सच लगती है कि अक्षय ने बंदूक छीनकर फायरिंग की होगी। असलियत तो जांच में ही सामने आएगी, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस मुद्दे पर सियासत तो होगी। जब यह केस हुआ था तो अपराधी को फांसी देने की मांग की गई थी, और वो एनकाउंटर में मारा गया तो भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह बयानबाजी राजनीतिक है और दोनों तरफ से इसी तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि यहां जाति के आधार पर मारा गया क्योंकि मुख्यमंत्री शिंदे हैं और जिसका एनकाउंटर हुआ वो भी शिंदे। महाराष्ट्र में मजहब की सियासत को भी हवा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अपने हजारों समर्थकों के साथ संभाजी नगर से मुंबई की तरफ रवाना हुए। इम्तियाज जलील का प्रोटेस्ट मार्च मुंबई के बॉर्डर पर पहुंच गया है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं और प्रदर्शनकारियों को फिलहाल बुलुंड नाके पर रोक दिया गया है। इम्तियाज जलील का इल्जाम है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है, इस्लाम के बारे में गलत तरह की बातें कही जा रही हैं, और 60 एफआईआर होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। चूंकि मुंबई पुलिस इम्तियाज जलील को मुंबई में घुसने की परमिशन नहीं दे रही है, इस पर इम्तियाज जलील ने इल्जाम लगाया कि माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मोर्चे के निशाने पर आए संत रामगिरी ने कहा कि इम्तियाज जलील की तिरंगा रैली सियासत चमकाने की कोशिश है। रामगिरी महाराज ने कहा कि इम्तियाज जलील लोकसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए अब वो विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। ये तो सियासत ही है, क्योंकि राजकीय लोग जो होते हैं तो वो राजनीति के कारण उनको अपनी रोटी सेकनी होती है और वो संभ्रम पैदा करते हैं समाज में, और वो जलील कर रहा है। क्यों कर रहे होगे जलील, ऐसा क्या लगता है आपको? राजकारण के कारण। अभी उनको हाँ इलेक्शन है, इलेक्शन में अभी केंद्र सरकार में तो आए नहीं, अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार के भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए उनको लगता होगा कि हम ऐसा लोगों को संभ्रम पैदा करेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन आपके बयान में आपको कोई गलती नहीं लगती? नहीं, गलती तो नहीं है। गलती को हम संतों का तो कार्य है ना, समाज को जागरूक रखना, जागरूक करना, और जो सत्य है वो उजागर करना। अभी जो सत्य हमने बोला है, जो लिखित है वो बोला है, और जो हमने कहा है वो बहुत मौलानाओं भी वही कहा है। तो जो बात सत्य है वो सत्य है। हमारे विचार से आप सहमत नहीं है तो आप उस विचार का खंडन भी कर सकते हैं, और विचार का खंडन विचारों से होता है। अब मैं आपको इसका जवाब भी सुनवा देता हूं। रामगिरी महाराज के इस इल्जाम के जवाब में इम्तियाज जलील ने कहा वो रामगिरी को तो संत मानते ही नहीं। इम्तियाज जलील ने कहा कि उनकी लड़ाई संविधान और कानून की हिफाजत की है, और अगर कोई इस्लाम की तौहीन करेगा तो कुर्सी तो क्या, वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। ऐसी लोकसभा की ये जो जिहादी मुंबई आ रहे हैं उनका तिरंगे से क्या ताल्लुक है, ये बात मेरी समझ नहीं आ रही। गणेश चतुर्थी और उसके बाद ईद का जो जुलूस निकाला उसमें फिलिस्तीन के झंडे क्यों लहराए गए, सर तन से जुदा ये नारे क्यों लगाए गए, हिंदुओं को गंदी गंदी गाली क्यों दी गई, मंदिरों के बाहर जोर जोर से
डीजे क्यों बजाया गया। ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज़ जलील नहीं है। ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर जबान इनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत जबान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूंगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। मैंने आपको दोनों पक्षों की बात सुनवा दी। अब यह बात सही है कि महाराष्ट्र में चुनाव सिर पर हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है, वरना रामगिरी महाराज ने जो कहा उसके पीछे शायद राजनीतिक मंशा नहीं थी, लेकिन उनका बयान गैर ज़रूरी था, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इसके बाद मौलानों ने रिएक्ट किया, धमकियां भी दी गई, तो नीतीश राणे इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने एक और गलत काम किया, मुसलमानों को धमकी दी, ये ठीक नहीं था। बीजेपी नीतीश राणे को मुंह बंद रखने की चेतावनी देती, उनके खिलाफ एक्शन लेती, तो शायद बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन बीजेपी ने भी ऐसा नहीं किया। तो मौका मिला, ओवैसी की पार्टी ने इस इशू को पकड़ लिया और अब इम्तियाज जलील तिरंगा लेकर मुंबई के लिए निकल पड़े। यह सही है कि इम्तियाज जलील का मकसद चुनावी माहौल बनाना है, उसमें वो कामयाब हुए भी हैं और इसका श्रेय नीतीश राणे की बदजुबानी को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं। आज आतिश सिंह ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर काम संभाला, लेकिन आज उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि वो डमी चीफ मिनिस्टर हैं, 4 महीने तक इस पद पर रहेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगी, क्योंकि कुर्सी तो केजरीवाल की है। आतिशी आज करीब दोपहर 12 बजे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पहुंची, लेकिन मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पर नहीं बैठी जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। आतिशी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में दूसरी चेयर लगवाई, उस पर बैठकर पहली फाइल साइन की। चीफ मिनिस्टर का काम संभालने के बाद आतिशी ने कहा, जैसे भगवान राम जब वनवास गए थे तो भरत ने उनकी खड़ाऊ रखकर काम किया था, इसी तरह वो भी सिर्फ 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी है। उसके बाद जनता के आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और तब तक ये कुर्सी उनका इंतजार करेगी। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। आतिशी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से इनकार किया, केजरीवाल की कुर्सी खाली छोड़ी, तो बीजेपी ने इसे संविधान और लोकतंत्र का मजाक बताया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अगर आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना था
तो फिर चीफ मिनिस्टर बनने की जरूरत ही क्या थी? संवैधानिक पदों के साथ इस तरह का राजनीतिक खिलवाड़ करना, ये सीधा सीधा संविधान का मजाक उड़ाना है। संवैधानिक संस्थाएं कायदे और कानूनों से चलती हैं, वो चमचागिरी से नहीं चलती। ये चमचागिरी ये कर रही हैं। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की जमात लगी है। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो जेल में रहकर आया, उसे किसी तरह से हम ईमानदारी का टैग लगा दें, संभव नहीं है। शराब नीति में घोटाला किया है, अभियुक्त है, केस चल रहा है, सजा मिलेगी। आपकी चमचागिरी से वो ईमानदार नहीं हो जाएंगे। और अगर यही सब नौटंकी करनी तो फिर शपथ लेने की जरूरत क्यों थी? आप कह रहे हैं कि 4 महीने वो कुर्सी खाली रहेगी और मैं पदभार नहीं संभालूंगी, तो फिर बिजली के बढ़े हुए दाम कौन वापस कराएगा जी? दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, कौन ठीक करेगा जी? इनको दिल्ली की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ चमचागिरी करनी है। मनोज तिवारी ने भी कहा यह सब नौटंकी है। अगर आतिशी मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगी तो दिल्ली की जनता के काम कौन करेगा? मनोज तिवारी ने कहा उन्होंने दिल्ली की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है, क्या वो चिट्ठी कुर्सी पढ़ेगी? आप खाली कुर्सी क्यों दिखा रहे हो? इसका अर्थ तो यही हो, दिल्ली गई ठेंगे पे, हमसे मत पूछना, कोई काम नहीं होगा तो खाली कुर्सी से पूछना। मनोज तिवारी ने एक पत्र लिखा आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनते। इस पत्र में शराब घोटाले में राजस्व का नुकसान कितना हुआ जांच बिठाइए, बढ़े हुए बिजली पानी के बिल कैसे आ रहे हैं उसको खत्म करिए, बुजुर्गों के पेंशन क्यों नहीं बन रहे हैं, नाले क्यों नहीं साफ हो रहे हैं, ये एमसीडी पीडब्ल्यूडी को आप बताइए। अब ये पत्र कौन पढ़ेगा? खाली कुर्सी। बीजेपी के ऐसे आरोपों का जवाब दिया दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने। गोपाल राय ने कहा बीजेपी के नेता बताएं कि संविधान में कहां लिखा है कौन किस कुर्सी पर बैठे, कहां लिखा है कि जिस कुर्सी पर एक मुख्यमंत्री बैठा हो दूसरे मुख्यमंत्री को उसी कुर्सी पर बैठना होगा। भारतीय जनता पार्टी के 2 साल से जो सारा षड्यंत्र बुना गया था और जिसमें वो मुंगेरी लाल के सपने देख रही थी दिल्ली में सरकार बनाने का, वो जमीन खिसक चुकी है। इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर हम क्या बोलें, किस पर हम क्या करें। कानूनी रूप से मेरे ख्याल से इसमें कानूनी तौर पर कोई प्रावधान नहीं है कि कौन किस कुर्सी पर बैठता है। तो उन्होंने अपनी जो एक श्रद्धा है, जो उनका विश्वास है, जो उनकी सोच है, उसको उन्होंने उसके माध्यम से सबके सामने रखा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कुर्सी पे बैठ सकता है, लेकिन उन्होंने जो उनकी मना स्थिति है उसको सबके सामने उसके माध्यम से रखा है। आतिशी के ऑफिस में केजरीवाल की खाली कुर्सी में आपको आम आदमी पार्टी की सियासत की तस्वीर दिखाई दे सकती है। मुख्यमंत्री कोई भी हो, हुक्म केजरीवाल का चलेगा। कुर्सी पर कोई भी बैठे, पार्टी के सर्वे सर्वा केजरीवाल हैं और रहेंगे। आतिशी एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, कुर्सी केजरीवाल की है और उन्हीं की रहेगी। दिल्ली में आतिशी ने केजरीवाल की कुर्सी खाली रखी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का फोकस फिलहाल हरियाणा पर है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हरियाणा में कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को परख लिया, अब आम आदमी पार्टी को मौका दें। लेकिन हरियाणा में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही दिखाई दे रही है। बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी को बड़ा इशू बना रही है। आज अमित शाह ने हरियाणा में 2 पब्लिक मीटिंग्स की और दोनों रैलियों में अमित शाह ने कांग्रेस को दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी बताया। चूंकि हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सिरसा से लोकसभा की सांसद कुमारी शैलजा टिकटों में बंटवारे से नाराज चल रही हैं, 11 सितंबर के बाद से ही कैंपेन से दूरी बनाए हुए हैं। कल उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। खड़गे ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन लगता है कि बात पूरी तरह बनी नहीं। इसीलिए आज खड़गे हरियाणा में होने वाली दोनों रैलियों में नहीं पहुंचे। हालांकि कहा तो यह गया कि खड़गे की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए वो रैलियों में नहीं पहुंचे, लेकिन अमित शाह ने अपनी रैलियों में कुमारी शैलजा की नाराजगी को इशू बनाया, उसका जिक्र किया। अमित शाह ने फतेहाबाद की रैली में शैलजा का नाम लेकर कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है,
कांग्रेस ने कभी दलित नेताओं को सम्मान नहीं दिया और राहुल गांधी तो अमेरिका में जाकर कह चुके हैं कि कांग्रेस वक्त आने पर आरक्षण को खत्म करेगी। अमित शाह ने कहा, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो दलितों पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलेगा। एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बेन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है। आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता भी कुमारी शैलजा की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उन्हें मनाने में जुट गए हैं। कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। वो चुनाव लड़ना चाहती थी विधानसभा का, लेकिन पार्टी हाईकमान ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इसके बाद टिकटों के बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तरजीह मिली। वो और ज्यादा खफा हो गई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरों को गलत बताया है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखकर कहा कि 26 सितंबर को शैलजा नरवाना में रैली करेंगी, कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगी। इसके बाद कुमारी शैलजा भी सामने आई। उन्होंने कहा, नाराजगी की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिनसे पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हैं। उन मुद्दों पर बात जरूरी है। वो पार्टी फोरम में सही जगह अपनी बात रखेंगी। हालांकि शैलजा ने यह साफ किया कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रही, लेकिन पार्टी हाईकमान कुछ बातें क्लियर कर देता तो और अच्छा होता। नाराजगी वाली बात नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये नाराजगी और मनना मानना वो बात नहीं है। बात यह है कि कुछ बातें हैं जो पहले भी तय हुई और फिर चुनाव के टिकट वितरण के दौरान कुछ इस तरह की बातें उठी। वो कुछ बातें थी, इश्यूज थे। आपके विरोधियों को एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर आपकी पार्टी को अटैक करने के लिए। ये कहीं चुनावी नफे नुकसान में पोस्ट इलेक्शन देखने को मिल सकता है? नहीं, देखो ऐसी बात है कि मौका ढूंढते हैं ये लोग कुछ कहने का, करने का, तो और कुछ नहीं, दलित कार्ड खेलो। पर दलित मैं हूँ, लेकिन हम सभी मिलकर ही तो कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं और इस विधानसभा चुनाव में भी सब मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे और सरकार बनाएंगे। बीजेपी की इस परसेप्शन को क्या बनाएगी, कहाँ तक बनाएगी, क्योंकि सबको पता है कि शैलजा कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेगी। 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पार्टी में संगठन नहीं रहा है, वर्कर बेचारे लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जमीन पर तो यही काम करते हैं ना, हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं। तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं और कहीं ना कहीं एक जगह उनको लगता है जगह नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं, या जहाँ पर जो भी है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी के साथ, ये हर पार्टी में होता है। तो उनको कुछ बातें उनको भी फील हुई हैं। मनोहर लाल खट्टर और नवाब सिंह सैनी समेत बीजेपी के कई नेता इशारों में शैलजा को बीजेपी में आने की दावत दे चुके हैं। लेकिन जब कुमारी शैलजा ने कह दिया कि वो कांग्रेस में ही रहेंगी, तो नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस दलित नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देती। ये बात कुमारी शैलजा को जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। शैलजा को अपमानित किया है। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आज तक दलितों का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, चाहे अशोक तंवर जी हैं, और चाहे कांग्रेस के शासन में जो बड़े, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ है, गोहाना कांड हुआ है, और चाहे दौलतपुर कांड हुआ है, और चाहे भराना कांड हुआ है। जितने भी कांड हुए कांग्रेस की सरकार में हुए, दलितों के ऊपर हुए, दलितों को कुचलने का काम किया है। अब शैलजा की बारी है, समझ जाना चाहिए शैलजा को भी जल्दी। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बोले।
हुड्डा ने कहा कि बीजेपी झूठ फैलाकर दलित विरोधी वाला नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, वो पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगी। कांग्रेस में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। शैलजा जो है हमारी बहन, वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस। जिस तरह की चल रही चर्चा है, कुछ नाराजगी है क्या? वो कह रहे हैं नहीं, कोई नाराजगी हमारी कोई नाराजगी। बीजेपी और कांग्रेस के टकराव का फायदा उठाने के लिए अरविंद केजरीवाल हरियाणा के चुनाव के मैदान में उतरे हैं। सिरसा की मंडी डबवाली सीट पर उन्होंने एक रोड शो किया। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने कुलदीप को टिकट दिया है। आज कैंपेन के दौरान केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने जेल में उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हरियाणा के बेटे हैं। हरियाणा के लोग किसी के आगे झुकते नहीं हैं। और इसके बाद केजरीवाल ने कहा इतना तो तय है कि हरियाणा में अगली सरकार आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता केजरीवाल चोर है, कोई नहीं मानता, और मैंने आके इस्तीफा दे दिया। भाई साहब, कोई आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने जेल में मेरे को तोड़ने की कोशिश करी, तरह तरह से यातनाएं दी, मेरी दवाइयां बंद कर दी। बताओ, शुगर का मरीज हूं मैं। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, बार बार कहते थे भाजपा में आ जाओ, एनडीए में आ जाओ, भाजपा में। इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं और मुझे फक्र है कि मैं हरियाणा का छोरा हूं। आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा के अंदर। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की हालत तो खराब है, इसलिए कभी वो केजरीवाल से उम्मीद लगाते हैं। ये सोचते हैं कि केजरीवाल कांग्रेस के वोट काटेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। हरियाणा में ये अफवाह भी तेजी से फैल रही है कि केजरीवाल को इसी काम के लिए जेल से रिहा करवाया गया। बीजेपी ने उम्मीदें तो कुमारी शैलजा से भी लगा ली थी। बीजेपी के कुछ नेताओं को लगा शैलजा बगावत करेंगी, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन आज इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। शैलजा हुड्डा से नाराज हैं। शैलजा के लोग के टिकट काटे गए, इसलिए आहत भी हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं लगता है कि वो कांग्रेस में रहेंगी और यहीं रहकर हुड्डा के लिए मुसीबतें पैदा करती रहेंगी। अब बात करते हैं केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज आज झारखंड में थे। उन्हें बोहरागोड़ा इलाके में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करना था। काफी बारिश थी, इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सभा में पहुंचे। शिवराज ये देखकर हैरान रह गए कि झारखंड में भी उन्हें देखकर लोगों ने मामा मामा के नारे लगाए। इसके बाद शिवराज सिंह भी सड़क पर भरे पानी में पैदल चलकर रैली में पहुंचे और यहां उन्होंने भांजे भांजियों की बात की। शिवराज ने कहा अब झारखंड में भी बदलाव होने वाला है, बारिश बंद होगी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बदरा बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है और घनघोर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी परिवर्तन करने के लिए आप डटे हुए हैं। आज मैं कह सकता हूं ये माहौल देख के अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, परिवर्तन आएगा। लेकिन जब शिवराज सिंह सभा खत्म करके हेलीपैड की तरफ रवाना हुए तो एक और मुसीबत हो गई। उनकी कार गड्ढे में फंस गई, चारों तरफ पानी भरा था। तमाम कोशिशों के बाद भी शिवराज की गाड़ी गड्ढे से नहीं निकल पाई। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और शिवराज सिंह बारिश के बीच पैदल ही हेलीपैड तक पहुंचे। शिवराज ने कहा कि जेएमएम की सरकार ने इतना करप्शन किया कि हल्की बारिश में सड़कें भी बह जाती हैं। लोग यही तस्वीर बदलना चाहते हैं, इसलिए इस कीचड़ में कमल खिलना तय है। और बात करते हैं करोड़ों की आस्था के प्रतीक तिरुपति बालाजी मंदिर की। तिरुपति बालाजी मंदिर का आज शुद्धिकरण किया गया। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही
पुजारियों और धर्माचार्यों की देखरेख में शुद्धिकरण का विशेष अनुष्ठान शुरू हुआ। प्रायश्चित के लिए यज्ञ किया गया, शांति हवन किया गया और पूरे मंदिर परिसर में पंचद्रव्य का छिड़काव किया गया। तिरुपति के प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल की पुष्टि होने के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कल शाम ही ऐलान कर दिया था कि आगम शास्त्र के विद्वानों, तीर्थ पुरोहितों और शंकराचार्यों से राय मशवरे के बाद ये निर्णय लिया गया है कि मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि आज सुबह मंदिर की यज्ञशाला में हवन हुआ, उसके बाद वास्तु पूजा की गई। वास्तु पूजा और हवन संपन्न होने के बाद पंचगव्यम से मंदिर के शुद्धिकरण की शुरुआत हुई, जिसमें तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के पुजारी और अधिकारी शामिल हुए। पंचगव्यम में गाय का घी, दूध, दही, गौमूत्र और गोबर शामिल होता है, जिसे मंदिर के गर्भगृह से लेकर अन्न प्रसादम रसोई और प्रसाद वितरण वाले काउंटर तक हर जगह छिड़का गया। अनुष्ठान पूरा होने के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि मंदिर में शुद्धिकरण और प्रायश्चित के बाद अब किसी भी भक्त के मन में मंदिर और प्रसाद की शुद्धता को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। तिरुपति के प्रसाद के लड्डू में एनिमल फैट की मिलावट की खबरों का असर देश के दूसरे मंदिरों में भी दिखाई देने लगा है। दो उदाहरण आज ही देखने को मिले। एक तो मथुरा वृंदावन में ठाकुर जी के प्रसाद में किसी तरह की मिलावट न हो, इसकी जांच के लिए फूड डिपार्टमेंट ने कई जगह प्रसाद की दुकानों में जाकर सैंपल इकट्ठे किए। अच्छी बात यह कि वृंदावन में फूड डिपार्टमेंट में ऐसी कोई मिलावट नहीं मिली। दूसरा उदाहरण लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर का है, जहां बाजार से खरीदे गए प्रसाद बैन कर दिया गया है। भक्तों से कहा गया कि वो घर में बने प्रसाद और सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाएं। तो एक तरह से तो अच्छी बात है कि मंदिरों में प्रसाद बनाने वालों को लेकर जागरूकता आई है, उसकी शुद्धता की जगह जगह जांच की जा रही है, इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन सवाल सिर्फ प्रसाद का नहीं है, मंदिरों के और देवस्थानों के मैनेजमेंट के सिस्टम में सुधार की जरूरत है।